तो पिछली वीडियो तक हमने प्लेटीहेलमिन्थेस खत्म कर लिया था और वहां तक की टॉपिक भी हमने अच्छे से क्लियर कर ली थी। उसके बाद हमने एनिलीड्स को देखा था और हमने एनिलीड्स में समझा था कि किस तरीके से एनिलीड्स के अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस नेफ्रीडिया के थ्रू होती है और हमने ये भी जाना था कि नेफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं और उसके बारे में जाना था। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमने उसके सिर्फ इंग्लिश नोट्स को देखा था, हिंदी नोट्स को नहीं देखा था, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप नेफ्रीडिया को डिटेल में ना देखना चाहें तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखना चाहें तो उसे छोटे में भी ख़त्म कर सकते हैं, जहां पे हम नेफ्रीडिया के बारे में बता देंगे, उसके बारे में ख़त्म हो जाएगा, उसके टाइप्स के बारे में नहीं बताएंगे। टाइप्स का मतलब ये होता है कि अगर नेफ्रीडिया हमारी बॉडी के किस पार्ट में स्थित है उसी के हिसाब से उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारी मतलब हमारी नहीं, जो आपका इसके अंतर्गत यानी कि फाइलम एनीलिडा के अंतर्गत आने वाले जो इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नेफ्रीडिया उनकी बॉडी में कहाँ पर अर्जेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम उसके नामकरण को या कह सकते हैं उसके टाइप्स को बांटते हैं। अगर हम इस तरीके से ना देखें और नॉर्मली सिर्फ नेफ्रीडिया की बात करें तो हम उसे छोटे में ऐसे भी कह सकते हैं कि एनिलीड्स के अंदर, यानी कि एनिलीड का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका जो नेरिस हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके एनिलीडा फाइलम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में या कह सकते हैं कि एनिलीड्स जो फाइलम है इसमें एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो विशेष प्रकार की पतली लंबी कुंडलित नली के समान रचना के द्वारा होती है। देख रहे हैं पतली सी पूरी बॉडी में ये जो कुंडली जैसे नहीं होती, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, उसी तरीके से कुंडली के फॉर्म में ऐसे लपेटी हुई पूरी बॉडी में फैली रहती है और नली के समान होती है, यानी कि एक पाइप के समान स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है और इसे ही हम नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। ये पूरे शरीर में फैले होते, पूरे शरीर में, और इनका एक जो सिरा होता है, मान लीजिए कोई चीज़ के 2 एंड होते होंगे तो जो उसका एक सिरा होता है वो स्वतंत्र होता है, जिसका काम उत्सर्जी पदार्थ को एकत्र करना है और उसके बाद मतलब आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल में या कह लीजिए कि आपके शरीर के बाहर कर देता है। तो यही उसे बाहर करने का काम भी करता है। अब ये जो हमने बातें जानी है ये हमने नॉर्मली जान लिया, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर इसके बाद अगर डिटेलिंग में बात की जाए, जहाँ पे हमें फेरेंगल, इंटीग्यूमेंट्री और आपका सेप्टल नेफ्रीडिया को भी देखना हो, यानी कि जो नेफ्रीडिया के 3 टाइप्स होते हैं जो एनिलीड्स के अंदर देखने को मिलते हैं, अगर उनको डिटेलिंग में देखना हो तब जरा सा बातें बदल जाएंगी। जरा सा कैसे बदलेंगी उसे समझिए, अब डिटेलिंग में समझिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि एनिलीड्स के अंदर या एनिलीड्स के अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आपका नेरिस हो गया, अर्थवर्म हो गया, इनके अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस नेफ्रीडिया के थ्रू होती है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे सुनिए। इनके अंदर जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अर्थवर्म को लेके बता रहा तो उनके ही हिसाब से देखिए, उनके अंदर 3 टाइप्स के नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। एक आपका फेरेंगल नेफ्रीडिया, एक आपका इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और तीसरा आपका सेप्टल नेफ्रीडिया, माफ कीजिएगा। उसके अलावा अब ध्यान से समझिए, फेरेंगल नेफ्रीडिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फेरिंग्स के आसपास होता है, यानी कि देखिए ये जो नामकरण पड़ा है ना कि फेरेंगल नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया, ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पे इनका नाम पड़ा है, यानी कि इनके पोजीशन के अनुसार इनका नामकरण हुआ है, इस नेफ्रीडिया का नामकरण हुआ है। जैसे फेरेंगल जो नेफ्रीडिया है वो फेरिंग्स के आसपास प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स हमारा ऊपर की तरफ होता है, हमें पता है, तो वो जो ओइसोफेगस है या फेरिंग्स है उसी के आसपास ये प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से इसका नाम फेरेंगल नेफ्रीडिया पड़ा है। ये रहा फिगर में जो ये ऊपर के सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थवर्म या एनिलीड्स हैं इनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट में बटी हुई होती हैं, तो ये जो ऊपर के 4, 5, 6 ये जो सेगमेंट दिख रहे हैं और इसमें ये जो गुच्छे के समान ये जो संरचना 2 दिख रही है, यही क्या है, यही आपकी फेरेंगल नेफ्रीडिया है। यानी कि ये जो 4, 5, 6 ये जो 3 सेगमेंट हैं यही आपके फेरेंगल नेफ्रीडिया के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, समझ तो आ ही गया होगा।
तो ऊपर के ये जो 4, 5 और ये 6 यानी कि ये जो 3 सेगमेंट है ये फेरेंगल नेफ्रीडिया के अंतर्गत आते हैं। कहानी खत्म। ये जो गुच्छे की जैसी संरचना है ये पेयर में 3 पेयर में होते हैं और हर एक पेयर में 2-2 संरचनाएं हैं। जाहिर सी मतलब है पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा, तो क्या ही मैं बता रहा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ गए होंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो जो इसकी एक ओपनिंग मैंने आपको बताया था ना, इसका एक सिरा फ्री होता है, तो वो जो फ्री सिरा है वो कहाँ पे खुलता है वो समझिए। वो आके आपके कहाँ पे उसका जो एक ओपनिंग होती है वो उसी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में छोटे में बताया था ना कि इसकी ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में या बॉडी के बाहर कर देता है। तो वो बॉडी के बाहर क्या कर देता है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे एलिमेंट्री कैनाल में ओपनिंग होती है वो भी मैं बताऊंगा। पहले समझिए, फेरेंगल नेफ्रीडिया में जो उसका एक एंड फ्री होता है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल के इंटीरियर पार्ट में होती है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का आगे वाला पार्ट ही होता है ओइसोफेगस या आप कह लीजिए फेरिंग्स। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के आगे वाले पार्ट है। तो चाहे तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि इनकी ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि आगे वाले एलिमेंट्री कैनाल में होती है, या ये भी कह सकते हैं कि इनकी ओपनिंग फेरिंग्स में होती है। इस तरीके से कई वर्ड में कह सकते हैं, क्योंकि सभी वर्ड्स के कहने का मतलब यही हो रहा है कि आगे की तरफ जो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है उसी में इनकी ओपनिंग होती है। तो ये सब न कह के आप नॉर्मली भी कह सकते हैं कि इनकी ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में होती है। खत्म। ये था आपका फेरेंगल नेफ्रीडिया। कोई डाउट नहीं होगा, मेरे से पूरी उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट, आपको पता ही है। बाकी अब तक आपने घंटा नहीं दबाया तो घंटा दबा लीजिएगा। बाकी ये रहा चैनल एक और है, अगर आप केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो देखते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ मनोरंजन करने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि सारा टाइम तो मैं पढ़ाई करता नहीं, तो जो खाली टाइम बचता है उसमें मैं नौटंकी भी कर लिया करता। तो ये नौटंकी का ही नज़रिया है, माफ कीजिएगा, नौटंकी का ही नतीजा है। चलिए आगे देखिए। तो ये हमने फेरेंगल देख लिया, फेरेंगल समझ लिया। ऊपर की ताइफ मतलब ऊपर के तरफ होता है, फेरिंग्स के साइड होता है, इसीलिए इसका नाम फेरेंगल पड़ा। कहानी खत्म। अब दूसरी की बात करते हैं। तो दूसरा है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। अच्छा सुनिए, इस नेफ्रीडिया को बताने से पहले आप पहले सेप्टल नेफ्रीडिया देखिए। वो जब सेप्टल देख लेंगे ना तो ये वाला अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए सेप्टल नेफ्रीडिया जो 15 सेगमेंट होता है, 15वां जो सेगमेंट है वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेप्टल नेफ्रीडिया 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में यानी कि आगे की तरफ फेरेंगल है और पीछे की तरफ 15वें सेगमेंट के बाद की तरफ कौन सा है, सेप्टल नेफ्रीडिया है। तो जो ये बीच का पार्ट बचा है वही आपका इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होता है। इसीलिए मैं सोचा पहले आपको सेप्टल बता दूं, फिर इंटीग्यूमेंट्री आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आगे की तरफ वो है, पीछे की तरफ सेप्टल है, तो बीच में जो बचा वही इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है। कहानी क्लियर। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कठिनाई ही नहीं है। अगर आप समझना चाहें ना तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। तो देखिए सेप्टल नेफ्रीडिया सबसे लार्जेस्ट शेप नेफ्रीडिया है। ठीक है, लार्जेस्ट शेप्ड नेफ्रीडिया है, यानी कि सबसे बड़ी नेफ्रीडिया अगर बॉडी में कही जाए तो यही सेप्टल नेफ्रीडिया होती है, क्योंकि वो सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, सबसे बड़ी यही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज समझिए, ये बॉडी के जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम होती है उनके मतलब हर एक इंटर सेगमेंटल सेप्टम में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, हर एक इंटर सेगमेंटल सेप्टम में ये प्रेजेंट होती है। आप कहेंगे ये क्या है, ये एक तरीके से ये जो लाइन इनको डिवाइड कर रही है यही है इंटर सेगमेंटल सेप्टम, या सेप्टा भी कह सकते हैं। तो इसी में ये प्रेजेंट होती है, जो कि कॉमनली आपको दिख भी रहा है, हर एक में दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, इनके हर एक सेगमेंट में यानी कि ईच सेप्टम में आप नेफ्रीडिया की संख्या की बात करें तो वो 80 से 100 तक होती है। इस तरीके से कुंडली में ऐसे बार बार घूमे हुए रहते हैं।
दूसरी बात, इनमें ओपनिंग कहाँ पे होती है? चलिए, हमने ऊपर वाले में फेरेंगल में बताया था, उसकी ओपनिंग भी एलिमेंट्री कैनाल में होती थी। वैसे ही सेम सेप्टल नेफ्रीडिया की भी ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में ही होती है। कहाँ पे? यहाँ पे इंटेस्टाइन जो ये पार्ट है, यहीं पे इसकी ओपनिंग होती है। और आपको पता होगा कि इंटेस्टाइन भी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, बात तो समझ में आ ही रही है आपको। तो ये आपका कहाँ पे ओपन होता है? इंटेस्टाइन में ओपन होता है। चूंकि यहाँ पे बहुत मेन बात है, इनमें ओपनिंग अंदर की तरफ होती है, इसीलिए इसे इंटेरोनेफ्रिक के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, चूंकि इनमें जो ओपनिंग हो रही है वो अंदर की तरफ होती है, इसीलिए इसे इंटेरोनेफ्रिक के भी नाम से जाना जाता है। सेम ऐसे ही फेरेंगल नेफ्रीडिया में भी ओपनिंग अंदर की तरफ होती है, इसीलिए उसे भी इंटेरोनेफ्रिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंटीग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया है, इसमें ओपनिंग की प्रोसेस बॉडी वॉल के थ्रू होती है, बॉडी वॉल पर होती है, इसीलिए उसे एक्सोनेफ्रिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि उसके अंदर एक्सोनेफ्रिक टाइप का नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, जबकि इनके अंदर सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरेंगल नेफ्रीडिया के अंतर्गत इंटेरोनेफ्रिक टाइप का नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे इंटेरोनेफ्रिक क्या है? तो मैंने बता दिया, जब उसकी ओपनिंग बॉडी के अंदर ही होगी, एलिमेंट्री कैनाल में होगी, तब वो इंटेरोनेफ्रिक टाइप के नेफ्रीडिया कहलाएंगे। और जब ओपनिंग की प्रोसेस बाहर की तरफ हो, बॉडी वॉल पे हो, तो वो आपका इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया यानी कि एक्सोनेफ्रिक टाइप का नेफ्रीडिया कहलाएगा। कोई डाउट नहीं? अरे मैं भी क्या कर रहा, एक वर्ड की चीज़ को कब से 5 घंटा से एक्सप्लेन करना। देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर खुलेगा तो इंटर, कोई चीज़ क्या होती है? अंदर होती है तो हम क्या कहते हैं? इंटर। और बाहर होती है तो एक्सो। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी। एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, खत्म कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट चीज़ और बची है जो इन सब में डिफरेंस क्रिएट करती है। देखिए, सेप्टल नेफ्रीडिया में, सिर्फ इकलौते सेप्टल नेफ्रीडिया में ही नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। नेफ्रोस्टोम का मतलब समझिए एक फनल या कह लीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फनल लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ सेप्टल नेफ्रीडिया में। बाकी इंटीग्यूमेंट्री और फेरेंगल नेफ्रीडिया में ये फनल लाइक स्ट्रक्चर या ये फनल जो ये ट्यूब लाइक वाला जो स्ट्रक्चर है वो अब्सेंट होता है, वो नहीं होता है, कुंडली के फॉर्म में नहीं होता है। बाकी सिर्फ सेप्टल नेफ्रीडिया में ही ये देखने को मिलता है और सबसे लार्जेस्ट नेफ्रीडिया भी यही है। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दी है, कहानी खत्म। चलिए, अब नेफ्रीडिया क्या काम करती है? तो एक वर्ड में आप कहना चाहें तो जो काम इंसानों के अंदर किडनी करता है, सेम वही काम इन वॉर्म्स के अंदर, इन कीड़ों के अंदर या आप कह सकते हैं इन एनिलीड्स के अंदर आपका नेफ्रीडिया करने का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम करता है, छानता है, बाकी एक्सक्रेशन का काम तो कर रहा है। जिस तरीके से हमारे अंदर करता है, लगभग वही काम इनके अंदर भी करता है। खत्म, कोई डाउट नहीं होगा। अब इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया को देख लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन ही इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया के अंतर्गत आता है। सबसे स्मॉलेस्ट होता है, वी शेप्ड का होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेफ्रीडिया यही होता है, वी शेप्ड में होता है। और आपका एक्सोनेफ्रिक टाइप का होता है। एक्सोनेफ्रिक मतलब इसमें जो ये फ्री पोर्शन यानी कि जो ये फ्री वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ खुलता है। इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ बॉडी वॉल पे होती है, इसी वजह से ये एक्सोनेफ्रिक है। अगर अंदर की तरफ खुलता तो ये क्या हो जाता? इंटेरोनेफ्रिक टाइप का कहलाता। लेकिन इसमें बाहर की तरफ खुल रहा है, बॉडी वॉल पे खुलता है, इसी वजह से ये एक्सोनेफ्रिक टाइप का होता है। कहानी खत्म। चलिए, यहीं पे हम आपसे इस टॉपिक से संबंधित आपसे प्रणाम करते हैं। यहीं पे आपका एक्सक्रेशन की प्रोसेस एनिलीड्स के अंदर किस प्रकार से होती है वो प्रोसेस खत्म। ठीक। ये मालिक, एक चीज़ तो मेरे को बताया नहीं आपने, जब पीछे छोटे में बताया था उसमें कहा था कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है। वो बात शायद किसी बच्चे के मन में खटक रही हो, एक बार उसको भी क्लियर कर दीजिए ना। तो उसका क्लियरिटी ये है कि जो मैंने आपको ऊपर फेरेंगल और सेप्टल बताया, उसमें तो मैंने आपको बताया कि इसकी ओपनिंग तो कहाँ पे हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल में, इसीलिए वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का भी जिक्र किया गया था। और जो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है उसमें बॉडी वॉल पे बाहर की तरफ खुल रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि बाहर की तरफ भी खुलता है। बस यही रीज़न है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में तो आई गई होगी।
तो ये यहाँ पे खत्म। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, किस तरीके से कीड़े के अंतर्गत, काकरोच के अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, जिनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, हाथ पैर सेगमेंटेड होते हैं, कई पार्ट में होते हैं, उनमें किस तरीके से एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है उसे हमें देखना है। यानी कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स के थ्रू उनमें एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, तो उसे हमें क्लियर करना है। आइए उसे भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या आते हैं वो आपको पता ही है। जो भी इंसेक्ट हैं, जो भी आपके कीट मकोड़े हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका मच्छर हो गया, काकरोच हो गया, बिच्छू हो गया, टिड्डा सिड्डा, जो भी है सब ले लीजिए इसी में। तो ये सब कीट जो होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी कीटों के अंदर या कह सकते हैं जो आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर हैं, जो इसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर एक्सक्रेशन की प्रोसेस मेलपिगियन ट्यूबुल्स के थ्रू होती है। सिंपल सी कहानी है, समझ में बात तो आ ही रही होगी। तो देखिए क्या होता है कि इन सभी में एक्सक्रेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्यूबुल्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके एलिमेंट्री कैनाल से अटैच रहते हैं। इन्हीं ट्यूबुल्स को या इन्हीं नलिकाओं को आप मेलपिगियन ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि सीधी सी कहना यह है कि ये सब जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर कुछ प्रकार के ट्यूबुल्स होते हैं, कुछ प्रकार की नलिकाएं होती हैं, विशिष्ट प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होती हैं। और इन्हीं नलिकाओं को, इन्हीं ट्यूबुल्स को मेलपिगियन ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या बॉडी में करीबन 70 to 100, 80 to 120 इस तरीके से अलग अलग देखने को मिलती है, 150 तक देखने को मिलती है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ये नंबर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर एक मोटा मोटा हम पकड़ लें तो आप कह सकते हैं कि 70 to 120 मेलपिगियन ट्यूबुल्स की संख्या देखने को मिलती है। और ये भी समझिए कि ये बंडल के फॉर्म में होते हैं, 6 बंडल में होते हैं, और एक बंडल में करीबन 15 to 20 मेलपिगियन ट्यूबुल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। 15 to 20, तो अगर 6 हैं तो 6 गुणे 20 यानी कि 120। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से क्लियर हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 6 बंडल में प्रेजेंट होते हैं और एक बंडल में 15 से 20 होते हैं। तो उस हिसाब से 70 to 120 के बीच वाला जो सिरा आता है वहीं पे आएंगे। बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो मिड गट वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ पे ही ये प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर ये खुले हुए भी होते हैं और ये स्वतंत्र फॉर्म में होते हैं। लेकिन इनका जो एंड है वो बंद होता है, खुला नहीं रहता। ये नहीं कि उनका जो एंड है वो खुला रहे, उनका एंड बंद रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि फ्रीली फॉर्म में होते हैं। तो इसी वजह से जो वो ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट, उनकी बॉडी में प्रेजेंट, माफ़ कीजिएगा, जो भी आपका बॉडी कैविटी होती है, यानी कि वो खाली स्थान होता है, उसी बॉडी कैविटी में ये फ्लोट करता रहता है, अपना तैरता रहता है। यानी कि एक तरीके से कहते हैं अपना फ्लोट, यानी कि स्विम करता रहता है, जो भी आप कह लीजिए, घूमता रहता है। और यहाँ से ही क्या करता है कि उनकी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो भी एक्सक्रेशन वेस्ट होता है, जो भी गंदा पदार्थ होता है, सिंपल सी बात है, जो भी खराब चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको एलिमेंट्री कैनाल में वापस से छोड़ देता है। और जब एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ देगा तो वो वापस से उसी थ्रू, रेक्टम के थ्रू धीरे से बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये रहा फिगर से सब एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। देख ही सकते हैं किस तरीके से ये जो आपका रेसे की तरह स्ट्रक्चर है, या जो भी आप कह लीजिए धागे की तरह या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी दिख रहा है, यही आपका मेलपिगियन ट्यूबुल्स है। ये इस तरीके से देख रहे हैं, फ्रीली फॉर्म में मूव कर रहा है। ये आपकी एक तरीके से बॉडी कैविटी हो गया, खाली स्थान हो गया। वहाँ से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो गंदा पदार्थ होता है, उनको एब्जॉर्ब करता है, वापस से लाके एलिमेंट्री कैनाल में डाल देता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल उसको रेक्टम के थ्रू बाहर कर देती है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट रेक्टम है, तो इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल में डाल देता है। फिर वहाँ से वो रेक्टम के थ्रू धीरे से बॉडी से बाहर हो जाती है। यही सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रेशन की प्रोसेस मेलपिगियन ट्यूबुल्स के ही थ्रू हो।
कुछ के अंदर जैसे आपका झींगा हो गया, उनके अंदर ये प्रोसेस ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होती है, यानी कि उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड नामक एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है और इसी के थ्रू एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो ये एक जोड़ी में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक तरीके से जो काम इंसानों के अंदर किडनी करती है, सेम वही काम यहाँ पर आपकी ये जो ग्रीन ग्लैंड है वो करती है। इन प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर, झींगा के अंदर ग्रीन ग्लैंड ही किडनी के रूप में काम करती है और यही उसको, यानी कि जो भी खराब चीज़ें होती है उनको बाहर करने का काम करती हैं। और सेम ऐसे ही एक छोटी सी बात और रह गई है, ये भी सुन लेंगे, इसकी बात खत्म। कुछ आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू भी एक्सक्रेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। कुछ आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रेशन की प्रोसेस कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होती है। तो आप कह सकते हैं मोटी मोटा, वैसे तो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में आपका एक्सक्रेशन की प्रोसेस मेलपिगियन ट्यूबुल्स के ही थ्रू होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होगा। बाकी सेम लाइन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये कुछ हमारे चैनल के लिंक्स हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार से आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इसे देख सकते हैं, कॉमेडी में तो इसे देख सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।